सोशल साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 4 यूनिट्स हैं। कौन सा पॉइंट हम करें, कौन सा पॉइंट छोड़ें, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी हम प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस पर हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आए हैं। ठीक है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आता और दूसरे जो क्वेश्चन आ जाते हैं, दूसरे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर मान लो कोई और भी पॉइंट आ गया तो उसको भी किस तरह से इजीली हम कर सकते हैं, इसकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 पे आए, सोशल साइंस इन स्कूल करिकुलम, तो देखिए इस यूनिट में जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर जब उसको देखा तो पता चला कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, नेचर स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, आप इसको कर सकते हैं। और सेकंड जो है, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, एक ऐसा क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन, जो बार बार आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम देखेंगे तो बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा सोशल साइंस करिकुलम एट स्कूल लेवल, कि स्कूल लेवल पे सोशल साइंस का करिकुलम किस तरह का है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका को रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, की सोशल साइंस का बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो बिना लैंग्वेज के आप सोशल साइंस पढ़ ही नहीं सकते, तो लैंग्वेज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आर्ट की बात करें तो सोशल साइंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, फोटोज होते हैं। ठीक है, और प्लस बुक का डिजाइन जो होता है, तो कहीं ना कहीं आर्ट का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और अगर सोशल साइंस जो है इसमें आप डेट्स देखते हैं, ज्योग्राफी आप देखेंगे तो वहाँ पे टेबल्स होती हैं, चार्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसका जो एक रिलेशन है मैथ्स के साथ भी है, क्योंकि बिना डेट्स के सोशल साइंस जो है इनकम्प्लीट है। और अगर साइंस की बात करें तो सोशल साइंस भी साइंस की एक ब्रांच है, तो इसका भी साइंस के साथ एक बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। सोशल साइंस को अच्छे से जानने के लिए आपको साइंस को भी जानना जरूरी है कि हर चीज के पीछे का क्या साइंस है। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो आ रहा है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ अ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, कि सोशल साइंस टेक्स्ट बुक को किस तरह से आप क्रिटिकली इसको अप्रेजल आप कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव क्लासरूम फॉर सोशल साइंस टीचिंग। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में बेसिकली जो हम बात करें, 4 क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज फर्स्ट हो गया, फिर सोशल साइंस करिकुलम एट स्कूल लेवल, ठीक है, सेकंड हो गया। और उसके बाद क्रिटिकली अप्रेजल ऑफ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, थर्ड। और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव क्लासरूम फॉर सोशल साइंस टीचिंग, ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब कैसे करना है हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेचर स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, अगर मान लो एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो इसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी। ठीक है, अगर हम सोशल साइंस की बात करें, इसके नेचर की हम बात करते हैं, तो सोशल साइंस में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस में आप अपनी स्टडीज के बारे में पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस हमें अपने जो सोसाइटी है उसके बारे में बताता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शन है, उसमें कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से कल्चर हैं। ठीक है, सोशल साइंस में हमें अपने सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलती है कि यहाँ पे लोग हैं वो किस तरह के ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं। सोशल साइंस सब्जेक्ट से हमें अपने ज्योग्राफी का पता चलता है, हमें अपने पॉलिटिक्स का पता चलता है, हमें अपनी हिस्ट्री का पता चलता है। तो सारी की सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। स्कोप की बात आए तो सोशल साइंस का अगर हम स्कोप की बात करें तो इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस सारी के सारे क्या है, आप स्कोप में इसको डाल सकते हैं, इसका एरिया। और इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, की सोशल साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए जाहिर सी बात है, सोशल साइंस है तो इससे हमें अपनी सोसाइटी के बारे में पता चलता है, हम अपनी सोसाइटी को लेकर ज़्यादा अवेयर होते हैं। इससे हमें अपनी सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको उसके बारे में पता चलता है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है, हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, चाहे अपने कंट्री का या दूसरे कंट्री का, ये हमें पता चलता है। हमारी
पास्ट जो है हिस्ट्री है क्या रही है। तो इस तरह से सोशल साइंस से हमें अपनी सोसाइटी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपनी ज्योग्राफी के बारे में, यहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, और सिर्फ अपनी कंट्री के नहीं दूसरे कंट्री के बारे में भी जानने में, समझने में मदद मिलती है। तो देखिए इस पॉइंट को अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं यार। ये सोशल साइंस है तो आपने सोसाइटी के बारे में, आपको अपने सोसाइटी के बारे में क्यों जानना जरूरी है, बस यही चीजें आपको पता रहेंगी कि सोशल साइंस में ज्योग्राफी भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटिकल साइंस भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है। तो ये चीज बस अपने माइंड में रखना और इस क्वेश्चन का आंसर आप वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। प्लस अगर डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज जो है, तो देखिए सोशल स्टडीज की बात करें तो सोशल स्टडीज क्या है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे सिर्फ अपने सोसाइटी के बारे में एक तरह की जनरल अवेयरनेस है, आप अपने सोसाइटी के बारे में जान रहे हो, ठीक है। तो सोशल स्टडीज बेसिकली अगर हम देखें तो देखिए आप बोलते हैं ना एसएसटी, तो ये सब्जेक्ट जो है ये 10th लेवल तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब 10th के बाद आप हिस्ट्री अलग से पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस अलग से पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ते हैं, तो फिर जो भी चीजें अभी तक आपने बेसिक चीजें 10th तक पढ़ी थी उसके बारे में और डिटेल में डीप में जाके पढ़ते हैं। तो सोशल साइंस हमें अपने सोसाइटी की डीप नॉलेज देता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इस इन चीज़ों के बारे में आप इस तरह से डिफरेंस लिख सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसके लिए आप सोशल साइंस का एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगर आपको इंपॉर्टेंस पता होगा तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोशल साइंस का एम्स क्या है कि जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको अपने सोसाइटी को और इस दुनिया को लेकर बच्चों को अवेयर करना है, ठीक है। सोशल अवेयरनेस हो सकती है। इसके अलावा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाना है, अपने पास से उसको पास्ट से कि बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है, इस जो वर्ल्ड है उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है, जो जो वर्ल्ड है यहाँ की ज्योग्राफी से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है, यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है, उसके बारे में बताना है। तो इस सारी की सारी चीजें आप ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हैं। देखिए सिंपल सा माइंड में रखना कि आपको ज्योग्राफी क्यों पढ़ाई जा रही है, आपको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है, आपको हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, आपको पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ाई जा रही है, आपको सोशोलॉजी क्यों पढ़ाई जा रही है। अगर आपको ये चीजें पता है ना तो इसके लिए आपको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आप क्वेश्चन आएगा आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर सोशल साइंस करिकुलम की हम बात करें तो देखिए ये चीजें आपको पता होना जरूरी है कि सोशल साइंस फर्स्ट सेकंड क्लास में इसको नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। लैंग्वेज और मैथ के साथ ही इसको कहा जाता है कि यार जो बच्चों के सराउंडिंग की जो नॉलेज है ना लैंग्वेज के थ्रू ही बच्चों को बताई जाए। थर्ड क्लास में आ जाता है आवर सराउंडिंग, ठीक है, आसपास की हम बात करते हैं। तो एक तरह से ईवीएस आप कह सकते हैं। तो ईवीएस और सोशल साइंस जो है थर्ड से लेके फिफ्थ क्लास तक ईवीएस के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिक्स क्लास से लेकर 10th क्लास तक की बात करें तो यहाँ पे 4 पार्ट्स आ जाते हैं सोशल साइंस में। यहाँ पे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं सोशल साइंस में। और अगर हम 10th के बाद की बात करें तो आप देखेंगे और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सोशोलॉजी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोशल साइंस में आप ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें तो आपने पढ़ी हुई हैं, ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। और को रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि अदर सब्जेक्ट चाहे लैंग्वेज की बात करें, साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, आर्ट की बात करें, तो आप लिख सकते हैं। अब कोई क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक की, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक को किस तरह से आप उसको क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए आपने सोशल साइंस की बुक देखी हुई है, पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 चीजें पे फोकस करना है कि सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्या अच्छी चीजें आपको लगती हैं, क्या क्या अच्छी बात उसमें लिखी गई हैं, ठीक है। जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप कह सकते हो कि नहीं इस बुक की ये क्वालिटी है कि सोशल साइंस में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसके बारे में लिखना है। और क्या क्या चीज़ें जो है अच्छी आपको नहीं लगती, उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बस यहाँ पे ये 2 चीज़ें आपको लिखनी है। तो इसके लिए आपको अलग से कहीं टेक्स्ट बुक या कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस अपने माइंड में रखना कि अगर क्रिटिकली अप्रेजल ऑफ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में आए तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है कि इसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है।
डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू थ्रू सोशल साइंस टीचिंग। अगर सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो कौन सी वैल्यूज डेवलप करेंगे? तो देखिए जो सेकेंड लास्ट और लास्ट पॉइंट दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। वैल्यूज तो कौन से वैल्यूज? डेमोक्रेटिक वैल्यूज। यहाँ पे जो बच्चे हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे चाहे हम फ्रीडम की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ब्रदरहुड की बात करें, यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात करें, तो इस तरह की जो वैल्यूज हैं बच्चों में डेवलप किए जाएंगे। तो आपको सेकंड लास्ट पॉइंट पता है तो लास्ट भी लिख सकते हैं, लास्ट पता है तो सेकंड लास्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव क्लासरूम। अगर सोशल साइंस की बात करें तो आप सोसाइटी के बारे में पढ़ा रहे हैं। जब सोसाइटी की बात करते हैं तो अलग कास्ट आ जाता है, अलग कल्चर आ जाता है, अलग लैंग्वेज आ जाता है, अलग रिलीजन आ जाता है, अलग रीजन आ जाता है। तो इस तरह से जब बच्चे अलग अलग कल्चर से, अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन से एक ही क्लास में आ रहे हैं, तो क्लास क्या हो गई? इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। तो उसमें बच्चों में किस तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज दबाएं, मतलब किस तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो बच्चों को सिखाएं, तो किस तरह से हैं आप अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं जिसके थ्रू क्या है कि बच्चा मिलकर करता है, ठीक है, मिलकर एक्टिविटीज करता है, साथ में मिलकर रहता है, तो इस तरह से उसमें कोऑपरेशन जो है, ब्रदरहुड है, ठीक है, इस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इस तरह से चीज़ें जो बच्चों में डेवलप होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। प्लस अब सेकेंड यूनिट की बात करें, ठीक है, तो सेकेंड यूनिट में देखिए जो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक रिपीट होती आई हैं। तो अगर हम अप्रोचेस की बात करें तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ठीक है, ये जो अप्रोचेस हैं ये बार बार रिपीट होते आई है, ठीक है, कि इंडक्टिव अप्रोच क्या है, डिडक्टिव अप्रोच क्या है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट में आप क्या हो रहा है कि बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जहाँ पे बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है। और अगर हम बात करें मेथड्स की, तो देखिए मेथड्स में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप कर सकते हैं तैयार, प्रोजेक्ट मेथड और डिस्कशन मेथड, और इसके अलावा सोशल इंक्वायरी, इन 3 मेथड को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर बात आती है कि कंसेप्ट मैपिंग इन सोशल साइंस, कि सोशल साइंस में कंसेप्ट मैपिंग क्या है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, इसको आप तैयार कर लेना। और आईसीटी इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंस क्लासरूम। तो देखिए अगर हम आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, उसको किस तरह से सोशल साइंस की क्लासरूम में यूज किया जा रहा है, तो देखिए चाहे हम प्रोजेक्टर की बात करें, ठीक है, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड की बात करें, चाहे हम मोबाइल फोन की बात करें, चाहे हम लैपटॉप की बात करें, चाहे आप टैब की बात करो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये क्या हो रहा है कि ये आईसीटी के अलग अलग आप कह सकते हैं कि उसके रूप हैं, ठीक है, आईसीटी के अलग अलग रिसोर्सेज हैं जिसका यूज करके सोशल साइंस क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कोविड के टाइम में हम देख रहे हैं ये सारे रिसोर्सेज ही तो थे जिनके थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा था, बच्चों को सिखाया जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको ये रिसोर्सेज के बारे में पता है तो आप किस तरह से इसका यूज किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल एड्स लो कॉस्ट, मतलब ऐसे टीचिंग एड जिनकी कॉस्ट बहुत कम है, मतलब कबाड़ से जुगाड़, आपके आसपास जो वेस्ट चीजें हैं, ठीक है, उससे उसका यूज करके आप जो है सोशल साइंस के टीचिंग एड्स आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा चार्ट पेपर का किस तरह से यूज करना है, मॉडल, स्क्रैप बुक, मीडिया, ठीक है, इस तरह का यूज करके किस तरह से बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, यही चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। और ग्रुपिंग स्टूडेंट फॉर लर्निंग, तो अगर बच्चों को कई बार क्या होता है सोशल साइंस की क्लासरूम में बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर चाहे कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें, सब एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, ड्रामेटाइजेशन की चैप्टर को ड्रामेटाइज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, रोल प्ले, जो हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, जो हमारे चाहे हम गांधी जी की बात करें, विवेकानंद की बात करें, टैगोर की बात करें, इस तरह से चाहे झांसी की रानी की बात करें, जो हमारे लीडर्स हैं उनका भी रोल बच्चों से प्ले करवाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रोल प्ले और सिमुलेशन, तो इस तरह से ग्रुपिंग स्टूडेंट फॉर लर्निंग, तो ग्रुपिंग की बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप बताए गए हैं, चाहे कोऑपरेटिव लर्निंग, रेमिटाइजेशन, रोल प्ले एंड सिमुलेशन। तो इसके थ्रू किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। फिर अगर ऑर्गेनाइज एंड प्लानिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, तो चाहे फील्ड ट्रिप की बात करें, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड इन सोशल साइंस एंड सोशल साइंस क्लब। तो और लास्ट का जो पॉइंट है, चैलेंजेस इज सोशल साइंस एंड डीलिंग विद कंट्रोवर्शियल इशू। तो सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे चाहे आप कास्ट की बात करें, क्लास की बात करें, रिलीजन की बात करें, कल्चर की बात करें, हर चीज में हम देखें यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर
टीचर पढ़ाते टाइम जो है अपने वर्ड्स पे ध्यान ना दे, और जो बुक पब्लिश होती हैं तो बुक पब्लिशिंग के टाइम चाहे पिक्चर्स की बात करें चाहे वर्ड्स की बात करें, इस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो इस तरह से कंट्रोवर्शियल इशू हो जाते हैं। और क्लास में अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो एज अ टीचर आपको क्या करना है, आपको इससे दूर नहीं भागना है। आपको इन टॉपिक को अगर कोशिश करें कि इग्नोर करें, अगर इग्नोर नहीं कर सकते तो जो फैक्ट है, जो भी चीज़ें बच्चों को बताएं फैक्ट बेस पर बताएं, एक प्रूफ बेस पे बताएं, एविडेंस बेस पर बताएं, ताकि कोई भी उसको मना ना कर पाए। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट है, आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यही है कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अप्रोचेस इंडक्टिव डिडक्टिव, ठीक है, इन दो पर आप ध्यान रखना। और कंस्ट्रक्टिविस्ट भी आ सकता है। तो अगर मेथड्स की बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, सोशल इंक्वायरी, कंसेप्ट मैपिंग पूछ लेते हैं कि कंसेप्ट मैपिंग होती क्या है। और आईसीटी इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, तो रिसोर्स क्या है, मोबाइल है, ठीक है, टेलीविजन है, प्रोजेक्टर है, स्मार्ट बोर्ड है, टैब है, तो ये सारे रिसोर्सेज हैं जिनका यूज करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइज एंड प्लानिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और कंट्रोवर्शियल इशू, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो इवैल्यूएशन क्या है, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये आ जाता है। यहाँ पे भी आईसीटी टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन इन सोशल साइंस, तो आईसीटी टेक्निक्स क्या है नहीं पता, तो फिर वापस आप कोविड टाइम में जाइए वहाँ पे। जब आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस टाइम आपके टीचर जो थे किस तरह से आपका इवैल्यूएशन करते थे, गूगल फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। तो ये भी एक इसका तरीका था, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म थे अलग अलग उसका। तो इस तरह से जो अलग अलग हैं, इसके अलावा कई सारी एप्स थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आईसीटी टेक्निक्स का यूज करके बच्चों को का इवैल्यूएशन किया जा रहा था, ठीक है। और आजकल तो देखें, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। आप कंप्यूटर पे करो और ऑनलाइन उसकी चेकिंग भी हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लिख सकते हो। और कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या है कि क्लास के अंदर जो पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई के साथ साथ क्लास के बाहर की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, डांस है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, उनको भी करिकुलम का पार्ट बनाकर उनका भी इवैल्यूएशन करना। तो दोनों ही एक्टिविटी, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, डांस, इन सब को भी इवैल्यूएशन का पार्ट बनाना। और कॉन्टिन्यूस का मतलब है लगातार इवैल्यूएशन होना, चाहे वीकली टेस्ट हो, मंथली हो, ठीक है, हाफ ईयर जो एग्ज़ाम होते हैं, तो ये लगातार, तो इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस। और टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, तो टाइप ऑफ टेस्ट आइटम में हम देखें तो जैसे आप अपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा तो क्या होता है वहाँ पे सबसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसके अलावा जो शॉर्ट आंसर बिल्कुल 1 मार्क्स के जो होते थे, फिल द ब्लैंक्स, इसके अलावा मिक्स एंड मैच आता था, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन, और इसके अलावा शॉर्ट टाइप आंसर जो होते थे, ऐसे टाइप आंसर होते थे, तो ये क्या है, ये टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। अचीवमेंट टेस्ट क्या है कि जो बच्चों ने एक टाइम में जो सीखा है, जो अचीव किया है, और एक टाइम पीरियड में टीचर ने कितने अच्छे से पढ़ा है। तो अचीवमेंट टेस्ट जो बच्चों की अचीवमेंट का पता लगाता है, टीचर्स की अचीवमेंट का पता लगाता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल मेजर्स, कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स का पता लगाना, और रेमेडियल मेजर्स क्या है कि जब प्रॉब्लम्स का पता लग जाए तो किस तरह से उसका सॉल्यूशन करना। तो इस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट कर सकते हैं, फोर्थ, और फोर्थ जो ये भी इंपॉर्टेंट है आ जाता है। और टाइप ऑफ टेस्ट आइटम में तो जैसे सिंपल मैंने आपको बता दिया कि आज, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मतलब बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता लगाना। कैसे करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, तो इसमें क्या करते हो, आप बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछते हो, ठीक है, आप बच्चों का एग्जाम लेते हो, वाइवा हो जाता है। तो इस तरह से जो बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाता है, और उसके बाद जब प्रॉब्लम्स का पता चल जाए कि बच्चे की अचीवमेंट क्यों कम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या है, रेमेडियल मेजर्स उठा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से एक डॉक्टर पहले पेशेंट की प्रॉब्लम का पता लगाता है, बाद में उसका सॉल्यूशन देता है, इसी तरह से डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के माध्यम से टीचर बच्चों की जो भी अचीवमेंट है वो जानता है कि बच्चों का क्या लेवल है, बच्चे ने कितना सीखा है, और उसके माध्यम से बच्चों की प्रॉब्लम्स का, उसकी अचीवमेंट का पता चलता है, स्ट्रेंथ का, वीकनेस का। और उसके बाद टीचर फिर क्या करता है, रेमेडियल मेजर्स के थ्रू
जो है बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती थी उन बच्चों के लिए जिनको किसी ना किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती थी, और वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काम किया जाता था। केस स्टडी, तो केस स्टडी तो अभी तक नहीं आया है। जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है इस यूनिट में, इवेल्युएशन, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स, आईसीटी, टेक्निक्स फॉर इवेल्युएशन सोशल साइंस, और सीसी क्या होता है, टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम, और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है, एक क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया है सिर्फ उतना ही ध्यान रहेगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। और अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ यूनिट की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस टीचर, तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं, कौन कौन से, सेकेंड लास्ट पॉइंट, एनटेक जो एक मॉडल है, ठीक है, प्रिपेयरिंग द टीचर फॉर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, एनटेक मॉडल मतलब इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी सिंपल सा एक आपको चीज पूछी गई है कि किस तरह से जो आईसीटी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके सोशल साइंस का जो टीचर है वो बच्चों को क्लास में और अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, बच्चों को सिखा सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, तो इसका एक टीचर के लिए क्या बेनिफिट है, बच्चों के लिए क्या बेनिफिट है, तो ये चीजें आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। और किस तरह से प्रिपेयरिंग द टीचर फॉर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कि किस तरह से टीचर को तैयार किया जा सकता है, तो इसके लिए देखिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। इस तरह के जो प्रोग्राम है उसमें टीचर जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड की बात करें, ऑनलाइन टीचिंग की बात करें, ठीक है, क्लास में चाहे प्रोजेक्टर की बात करें, और इसके अलावा मोबाइल है, टैब्स है, लैपटॉप है, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके, गूगल फॉर्म का यूज़ करके किस तरह से टीचर है अपने इसके अलावा ऑडियो वीडियो इन सब चीज़ों का अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट करके, उसका यूज़ करके किस तरह से टीचर बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ ही आपको लिखनी है। और चैलेंजेस फेस बाय सोशल साइंस टीचर की, आज के टाइम में सोशल साइंस टीचर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर दो दो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं, एक जो है एनटेक मॉडल वाला, और एक जो है आपका थर्ड लास्ट जो है टीचर एज अ रिसर्चर एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। ये दो क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुए हैं। इसके अलावा जो एक नया जो पॉइंट ऐड हुआ है लास्ट ईयर, कि नीड एंड रिलेवेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन मूक, मूक क्या है, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, तो इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो देखिए इनमें सबसे पहली बात है, चाहे अलग अलग जो प्रोग्राम है, इनका जो मेन जो है कि आपकी नॉलेज को इन्हेंस करना, जो नई पहला क्या है, नॉलेज को इनहेंस करना, दूसरा क्या है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराना, आपको अवेयर कराना, ताकि आप नई टेक्नोलॉजी से आप अवेयर हो सके, उनको सीख सके, उनको जान सके, उनका यूज कर सकें, और नए टाइम के हिसाब से आप खुद को अपडेट कर सकें। इसलिए ये सेमिनार हो रहे हैं, इसलिए मूक कोर्स हो रहे हैं, इसलिए एक वर्कशॉप हो रहे हैं, इसलिए कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज आपको लिखनी है, ठीक है। तो इस यूनिट में जो आपको ज्यादा तैयार करना है, एनटेक मॉडल करना, टीचर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर रिसर्चर, और इसके अलावा नीड एंड रिलेवेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन मूक सेमिनार, तो इन सबका आप एक साथ एक ही आंसर आप सबका लिख सकते हो कि इसकी क्या जरूरत है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप तैयार कर सकते हो। और देखिए अगर इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फोर्थ यूनिट में, मान लो क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ सोशल साइंस टीचर, तो सिंपल सा इसमें लिखना है कि यार एक टीचर में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये तो आप खुद ही यार टीचर को जब देखते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं ना कि यार ये ऐसे पढ़ा सकता था, इन चीज़ों का यूज़ करता था, इनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, इनको इस तरह से पढ़ाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो फर्स्ट तो आप खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस आप इन पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से जो जो पॉइंट एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको ज़्यादा जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़, ठीक है। इसके अलावा जो सोशल साइंस करिकुलम, और क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, और इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात की जा रही है, इंक्लूसिव क्लासरूम की। और जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, आप एक को कर लेंगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक को क्रिटिकली अप्रेजल है, तो इसमें क्या चीज़ें अच्छी आपको लगी, क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यहाँ पे सिर्फ आपको अपने विचार लिखने हैं, ठीक है। सोशल साइंस करिकुलम और सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ के बीच में क्या अंतर है, आपको यहाँ पर ये चीज़ें लिखनी है। इसके अलावा आप फर्स्ट आ जाते हो सोशल साइंस
की इंपॉर्टेंस आप अपने आप से लिख सकते हैं। नेचर, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, क्या क्या उसमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, स्कोप में सोशल साइंस में हिस्ट्री आता है, सोशल साइंस हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, इसमें इकोनॉमिक्स आता है। ठीक है, ज्योग्राफी आता है। यहाँ पर स्कोप में यही लिखना है, इंपॉर्टेंस है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो चाहे कितना भी घुमाए फिराएं, लेकिन सोशल साइंस क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में जो ज्यादा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, अप्रोचेस, इंडक्टिव, डिडक्टिव, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है आप लिख सकते हैं। मेथड्स में प्रोजेक्ट है, डिस्कशन है, सोशल इंक्वायरी, इन चीज़ों पे फोकस करना। कंसेप्ट मैपिंग कर लेना। आईसीटी इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, तो यहाँ पे रिसोर्सेज आपको पता चल गए होंगे। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, डिस्कशन क्या होता है, रोल प्ले क्या होता है, यहाँ पर आप चीज़ें लिख सकते हो। और जो सीसी एक्टिविटीज़ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैलेंजेस इन सोशल साइंस एंड डीलिंग विद कंट्रोवर्शियल इशू, इसको आप पढ़ लेना। और थर्ड यूनिट है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है इवेल्युएशन आ सकता है, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स। ठीक है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। और इसके अलावा आईसीटी टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन सोशल साइंस, अपने कोविड टाइम को याद कर लेना, किस किस तरह से आपका इवैल्यूएशन हुआ था वो लिख सकते हो। सीसी क्या होता है, टाइप ऑफ टेस्ट आइटम में जो भी क्वेश्चन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, चाहे शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन हो, लॉन्ग टाइप हो, ऐसे टाइप में हो, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप में हो, मिक्स एंड मैच, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल मेजर्स, इसके बारे में। और लास्ट यूनिट जो है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटेक मॉडल है, टीचर एज ए रिसर्चर एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, नीड एंड रिलेवेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन मूक सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसिस, इसके बारे में आप लिख सकते हो। तो आप सबको बेस्ट विशेस, एग्जाम अपना अच्छे से कीजिए। और इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ज़्यादा फंसना मत। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, और क्वेश्चन का जितना भी हिस्सा आपको समझ में आए उस हिसाब से आप उसको आंसर लिख देना।